आज आप जानते हैं कि 5 फरवरी से रोज हम 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछते आ रहे हैं। आज 100 सवाल पूरे हो गए। ये सवाल हम अडानी से नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल हम प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं। इन 100 सवालों के बारे में जो संदर्भ है, कैसे तैयार किया गया, मेरे साथी अमिताभ दुबे इस पर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये पिछले 1.5 महीने से सुबह, दोपहर, शाम, रात इन सवालों में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बिठाई है, विशेषज्ञों की समिति, जाने माने विशेषज्ञ हैं, ये समिति अडानी केंद्रित समिति है। ये अडानी से सवाल पूछेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। जेपीसी में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, बहुमत बीजेपी की होगी, पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए। जवाब आएगी सरकार की ओर से और ये सब रिकॉर्ड में जाएगा। 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष की ओर से। सरकार ने पहले खिचखिचाई, उसका समर्थन नहीं किया, पर 2-3 महीने बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी दे दी और हर्षद मेहता घोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ। रिपोर्ट आई, उस पर कार्रवाई हुई, सेबी को और अधिकार दिए गए, कैपिटल मार्केट को और मजबूत किया गया। 2001 में एक और घोटाला हुआ, केतन पारेख घोटाला। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तब प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सब मिलकर जेपीसी की मांग की। वाजपेयी जी ने नहीं माना, पर बातचीत के बाद जेपीसी का गठन हुआ। तो जेपीसी का गठन हुआ 1992 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। जेपीसी का गठन हुआ 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और दोनों स्टॉक मार्केट घोटाले थे। ये जो घोटाला है, महाघोटाला, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। ये सरकार की नीयत और सरकार की नीतियों से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंधित है। ये सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए गौतम अडानी जी, हम कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। और यही मौलिक अंतर है सुप्रीम कोर्ट समिति और जेपीसी के बीच में। ये सुप्रीम कोर्ट समिति सरकार से कोई सवाल नहीं करेगी, सरकार को क्लीन चिट दे देगी। और हम समझते हैं, मैंने 15 फरवरी को आपको संबोधित किया था और मैंने कहा था आपको याद होगा कि ये समिति सरकार को, प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार को और प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा ये समिति और कुछ नहीं है। ये क्लीन चिट समिति होगी सरकार को। तो इसीलिए जेपीसी की मांग हम बार बार कर रहे हैं।
इसके पहले कि अमिताभ दुबे आपको इन सवालों के बारे में और कुछ जानकारी दें, आज का 100वां सवाल हमने निकाल दिया है, आपको मिल गया होगा अंग्रेजी में और हिंदी में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उसके बाद अमिताभ आपको संबोधित करेंगे। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक हकीकत है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं मौलिक सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये हकीकत है, ये हुआ है। जो माफी मांगने की बात बीजेपी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी है, झूठे आरोप हैं। तो इन दोनों के बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी मांगने की बात वापस लेंगे, हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पीकर को लिखा है, लोकसभा के रूल 357 के तहत उन्होंने मांग की है कि उनको एक मौका दिया जाए बोलने का, उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। स्पीकर उस पर क्या निर्णय लेंगे वक्त ही बता पाएगा। पर यह कहना कि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पहचानते नहीं हैं, हम स्वीकारते नहीं हैं, यह हमसे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि ये जमीन आसमान का फर्क है जेपी किसी की मांग और माफी की मांग के बीच में। ये माफी की मांग जो बात आ रही है बार बार, ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि ध्यान अडानी घोटाले से हटाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नीयत है, नीतियां हैं, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ है, उससे ध्यान हटाया जाए। डिस्टॉर्ट, डिफेम, डाइवर्ट, प्रधानमंत्री की भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। 3D, प्रधानमंत्री 3D, 5T, 4S ऐसे बोलते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं 3D है, डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट। उन्होंने राहुल गांधी जी के बयानों को डिस्टॉर्ट किया, राहुल गांधी जी को डिफेम किया, बदनाम किया, और अभी डाइवर्ट करना चाहते हैं अडानी के मामले से। तो मैं अमिताभ दुबे जी से निवेदन करूंगा कि आपको कुछ जानकारी दें इन 100 सवालों के बारे में और आगे क्या रास्ता होगा इन 100 सवालों को लेकर। अमिताभ। थैंक यू जयराम जी। जैसे कि जयराम जी ने कहा, आज हमने 99 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछ रखे हैं और आज 100 नंबर का सवाल है। और हमारा उद्देश्य आज ये है कि हम प्रधानमंत्री जी से पूछें कि जो अनेक जांच एजेंसियां हमारे देश में हैं, जिनका दुरुपयोग लगातार हुआ है विपक्ष के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ, इंडिपेंडेंट माइंडेड बिजनेसेस के खिलाफ, उनका सही उपयोग कब करने वाले हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि 2016 में 5 सितंबर 2016 में चीन में G20, आजकल G20 की मीटिंग चल रही है यहाँ पे, चीन में G20 की मीटिंग के समय मोदी जी ने क्या कहा था। We need to eliminate safe havens for economic offenders, track down and unconditionally extradite money launderers, and break down the web of excessive banking secrecy that hides the corrupt and their deeds. अब आप सब जानते हैं कि क्या क्या इसके बाद निकला है अडानी ग्रुप के बारे में।
हिंडनबर्ग रेवलेशंस के बाद कई पत्रकारों ने लगातार इसकी कवरेज की है और काफी कुछ निकल के आया है। सेबी की बात करते हैं। पहली एजेंसी सेबी, उनकी अन्य जांच चल रही हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2007 में ये जो जयराम जी ने केतन पारेख घोटाले के बारे में, जो जेपीसी के बारे में कहा था, 2007 में सेबी ने कहा था उस घोटाले के संदर्भ, सेबी promoters of Adani Capital aided and abetted Ketan Parekh entities at manipulating the stock market. अब आप जानते हैं कि 2019 और 2022 के बीच अडानी ग्रुप की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000% बढ़ी। ये एक बड़े ग्रुप के लिए एक बहुत हाई स्पीड है। ये छोटे स्टार्टअप्स कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप जब होता है तो रेड फ्लैग्स आने चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है कि सेबी ने इसके बारे में कुछ किया नहीं, जबकि केतन पारेख मामले में बिल्कुल यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, हालांकि सेबी एक क्वाज़ी जुडिशियल सेपरेट बॉडी है, लेकिन क्या उस पर कुछ दबाव आया कि ये जांच लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ली गई? दूसरी बात जो है, हम सब जानते हैं कि अन्य शेल कंपनीज जो हैं अडानी ग्रुप से जिनका रिश्ता है, मोंटेरोजा है, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है। मोंटेरोजा के 37,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप में, इलारा का 24,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप में। ये जो राउंड ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, ये क्लियरली दिखाई देता है कि इसमें ये सारी रिलेटेड पार्टीज थी। जैसे कि मोंटेरोजा के सीईओ का अडानी फैमिली से रिश्ता है, जो इलारा ग्रुप है उसका क्लियर रिश्ता है विनोद अडानी जी से और अडानी ग्रुप से। तो इसकी जांच कब होगी, कैसे होगी, ये हम जानना चाहते हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तो कई केसेस लगा रखे हैं विपक्ष के खिलाफ। ईडी का लक्ष्य है मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस और इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स पे जांच करना। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक चीनी नागरिक है चांग चुंग लिंग, इनका अडानी ग्रुप से लंबा रिश्ता है। 2005 में इन्होंने बताया था कि इनका रेजिडेंशियल एड्रेस और विनोद अडानी का रेजिडेंशियल एड्रेस सिंगापुर में एक ही था। उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि नॉर्थ कोरिया के सैंक्शंस, यूएन सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पे लगे हुए हैं। इसका वायलेशन उन्होंने एक अडानी फंडेड शिपिंग कंपनीज के साथ किया था। आप सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक चीन और पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का है। इनकी एक फर्म है गुडामी इंटरनेशनल। कुछ साल पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने आरोप पत्र में अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले, जो हेलीकॉप्टर का घोटाला था कुछ साल पहले, इस कंपनी का नाम उस घोटाले में 2 आरोप पत्रों में था। तीसरे आरोप पत्रों में किसी तरह यह गायब हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे रिश्ते जो हैं अडानी ग्रुप के, इनकी जांच हो रही है, इनके बारे में कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं। ईडी एक और कंपनी है अक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट का टेक ओवर पिछले साल हुआ था और हमें पता चला, आप सबको पता है कि विनोद अडानी इनके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स हैं। बहुत सारी शेल कंपनीज हैं, लेकिन ये पता चल गया कि मतलब उन्होंने डिक्लेयर किया, ये बात छुपाई नहीं, कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर हैं। एक शेल कंपनी अक्रोपोलिस 2020-21 में उसके रेवेन्यूज $7 बिलियन थे, प्रॉफिट भी $7 बिलियन थे, यानी कि 51,000 करोड़ रुपए। अगले साल उसके प्रॉफिट्स और इनकम जीरो थे, वैसे उनका थोड़ा सा नेगेटिव में था प्रॉफिट। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शेल कंपनी एक साल में $7 बिलियन कमा रही है और अगले साल शून्य कमा रही है? एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी का ओनरशिप है, भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी का सीमेंट सेक्टर में, और ये सारी हरकतें हो रही हैं और इसकी कोई जांच नहीं है, इसके बारे में कुछ
कहा नहीं जा रहा है। तो ईडी इस मामले की जांच कब करेगी और कैसे करेगी, ये हम जानना चाहते हैं। एक और एजेंसी है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। व्हाइट कॉलर क्राइम इनका में इन्वेस्टिगेशन होता है। और 2012 में उन्होंने अडानी ग्रुप और केतन पारेख, जिनका जिक्र जयराम जी ने किया था, उनके खिलाफ एक आरोप पत्र डाला था, जिसमें 500-600 करोड़ का मुनाफा, इलीगल मुनाफा स्टॉक मैनिपुलेशन से हुआ था, उसका आरोप लगाया था। चीटिंग और कंस्पिरेसी के केसेस थे गौतम और राजेश अडानी के खिलाफ। लेकिन इसके बाद एसएफआईओ ने कुछ नहीं किया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के 1 महीने बाद वो केस फिर से शुरू हो गया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनसे पूछा 22 फरवरी को कि आप यहां अचानक कैसे जाग गए, कि आप बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आप इस जांच को फिर से आगे ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है। और एक और उदाहरण है, किसी कारण ये लोग सो गए थे काफी समय के लिए और अब थोड़े थोड़े दबाव में आके थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, तो केस आगे चलने लग गया है। अब सीबीआई एक और एजेंसी है। आप सबको पता है कि ईडी की तरह सीबीआई ने कुछ साल पहले 2019 में मुंबई एयरपोर्ट के प्रीवियस ओनर के खिलाफ रेड्स किए थे और उसके कुछ ही महीने बाद अडानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट मिल गया था। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि सीबीआई सिर्फ दुरुपयोग के लिए नहीं है, सीबीआई का उपयोग भी किया जा सकता है। एक उदाहरण है झारखंड का एक केस, कि झारखंड में अडानी ग्रुप का गोड्डा में एक पावर प्लांट बना है, वो बांग्लादेश के लिए। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के ऑफिशियल ने कहा है कि मोदी जी का बहुत दबाव पड़ा था शेख हसीना पे, ताकि अडानी का पावर प्लांट, अडानी से एग्रीमेंट हो जाए पावर सप्लाई प्लांट के लिए। उसी प्लांट के संबंध में झारखंड की एक पॉलिसी होती थी कि जो भी प्लांट हमारे राज्य में बनेगा उसका 25% पावर सब्सिडाइज रेट पे स्टेट ले पाएगा। इस पॉलिसी को बदलाया गया, एक ही कंपनी का फायदा हुआ और वो था अडानी ग्रुप। और फायदा, एक कैलकुलेशन है कि 25 इयर्स जो पावर प्लांट का लाइफ स्पैन है, 7,500 करोड़ का फायदा होगा अडानी ग्रुप का। अब ये पॉलिसी जो कई सालों से चल रही थी, बदली कैसे, किसने इस पे दबाव डाला, ये इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा सीधे झारखंड के कंज्यूमर्स की जेब से आ रहा है। एक और उदाहरण देता हूं। सीबीआई की एक इंक्वायरी हुई थी कि दुबई बेस्ड एक कंपनी ने साउथ कोरिया और चीन से 9,000 करोड़ का पावर इक्विपमेंट खरीदा था, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू 3,500 करोड़ निकला, 3,600 करोड़ निकला। तो ये ओवर इन्वॉइसिंग का केस था और डीआरआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीबीआई ने इसकी जांच की थी और ये क्वांटिफाई भी किया था कि 5,500 करोड़ साइफन आउट हुआ है इंडिया के और सीधे विनोद अडानी से लिंक्ड कंपनीज को फायदा हुआ है। अब सीबीआई ने 2015 में अपनी जांच बंद कर दी। उन्होंने कहा ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज, क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और हम एक ही राज्य का में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, लीगल आर्ग्यूमेंट था। लेकिन एक दूसरा केस था ओवर इनवॉइसिंग ऑफ इंडोनेशियन कोल, वो भी महाराष्ट्र में ही था और वो चलता गया क्योंकि कोई दूसरी कंपनी से संबंधित था, कोई दिल्ली वाली कंपनी थी। तो ये बड़ा सिलेक्टिव सा उनका अप्रोच है कि जहां भी अडानी ग्रुप को फायदा होता है वो केस बंद हो जाता है या पॉलिसी बदली जाती है, और जो किसी और कंपनी से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है वो आगे चलती रहती है। अब सीबीआई और क्या देख सकती है? आप सब जानते हैं कि सितंबर 2021 में एक श्रीलंकन कैबिनेट स्पोक्सपर्सन, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, वहां के कैबिनेट स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इंडिया हैज नॉमिनेटेड द अडानी ग्रुप फॉर कोलंबो पोर्ट्स वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। कुछ ही दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी श्रीलंका के जो हैं, उन्होंने कहा था कि दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंडिया ने नॉमिनेट किया है अडानी को, इंडिया ने सिलेक्ट किया है अडानी को, इंडिया ने इस प्रोजेक्ट दिया है अडानी को। लेकिन कुछ ही दिन बाद दबाव में आके प्रेशर आया तो उन्होंने कहा नहीं, आपने मिस इंटरप्रेट किया है।
एक और उदाहरण देता हूं श्रीलंका के बारे में। सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन एक मिस्टर फर्डिनांडो हैं, उन्होंने श्रीलंकन पार्लियामेंट में बयान दिया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, summoned me after a meeting and said that India's Prime Minister Modi is pressuring him to hand over the project to the Adani Group. उन्होंने सीधा कह दिया। फिर बाद में फोन कॉल आए होंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन ये बिल्कुल साफ साबित हो रहा है कि मोदी जी अडानी जी के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं। वो हैं एक देश के प्रधानमंत्री, लेकिन काम हो रहा है एक प्राइवेट ग्रुप का, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अब एक और एजेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इन्होंने 2004 और 6 के बीच में अडानी ग्रुप से संबंधित डायमंड स्कैम में इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी और उनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा के खिलाफ डायमंड्स, सर्कुलर ट्रेडिंग ऑफ डायमंड्स और ओवर इन्वॉइसिंग, जो पहले ओवर इन्वॉइसिंग का तो लंबा चल रहा है, इस बार डायमंड्स में था। और 2013 में कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ने उन पे फाइन्स इंपोज किए। राजेश अडानी, समीर वोरा, अडानी एंटरप्राइजेज और 4 डायमंड ट्रेडिंग कंपनी जो उनसे लिंक्ड थी। लेकिन एक फिर जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, सेस्टैट एक अपेलेट ट्राइब्यूनल है, उसने सब रिवर्स कर दिया और डीआरआई ने अपील नहीं किया। अब ट्राइब्यूनल में ऑर्डर तो कोई भी आ सकता है, लेकिन डीआरआई को अपील करना चाहिए। जैसे कि एक और जो पावर इक्विपमेंट केस था, मैंने बताया था 5500 करोड़ का, डीआरआई ने उसको अपील किया था, लेकिन इसे रहने दिया। फाइनली एक और एग्जांपल देता हूं, इंडोनेशियन कोल का। यहां भी अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने इंडोनेशियन कोल का ओवर इन्वॉइसिंग किया है। और डीआरआई ने कई देशों को लेटर्स रोगेटरी भेजे कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अडानी ने अपोज किया है, केसेस चल रहे हैं और डीआरआई कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं दिखा रही। तो मेरा ये मतलब है कि हमारे पास इतनी जांच एजेंसीज हैं, सेबी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एसएफआईओ, सीबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये लगातार दूसरी कंपनियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, सिविल सोसाइटी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाते हैं, लेकिन जो उनका उद्देश्य है, जिस कारण के लिए उन्हें स्थापित किया गया था, सोए पड़े हैं या ढंग का काम नहीं कर रहे। तो मेरे पास और भी बहुत उदाहरण है, मैं ज्यादा डिटेल्स में अभी जाना नहीं चाहता। जैसे कोल में गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी बदली गई, पोर्ट्स में कैसी बदली गई, एयरपोर्ट्स तो आपको पता ही है। तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूं अगर आप चाहें, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि ये जो एजेंसीज हैं ये अपना काम करें और ढंग से करें, और अडानी ग्रुप के खिलाफ जो भी एक्यूजेशंस हैं उनको ढंग से रिसर्च करें। एक सारांश में आज जो हमारा 100वां सवाल है, ये एक सारांश का सवाल है, और इन 5 एजेंसी जो अभी अभी अमिताभ ने गिनाया आपको, सेबी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई, एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और सीबीआई, इन 5 एजेंसियों के हम सवाल जो उठते हैं हमने सारांश में दिया है आज। और मैं नहीं समझता हूं, हम नहीं समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की समिति है, इन सवालों, ऐसे सवालों पर ये उनका विषय है, उनका मन भी नहीं रहेगा इस पर विचार करने का, और उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी ये शामिल नहीं है। ये ऐसे सवाल जो उठते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर भी दोहराऊंगा, ये सवाल हम प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, ये सवाल हम सरकार से कर रहे हैं, ये सवाल जो उठते हैं उनकी नीयत और नीतियों पर उठती हैं, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा जवाब नहीं मिल सकता। मिसाल के तौर से जिस तरीके से हवाई अड्डों का निजीकरण हुआ है, नीति आयोग ने कहा कि सिर्फ एक कंपनी को 2 हवाई अड्डे के ऊपर नहीं देना चाहिए, पर सारे के सारे 6 जो बेचे गए हैं वो सिर्फ एक ही ग्रुप यानी कि अडानी ग्रुप को बेचे गए हैं। बंदरगाहों का निजीकरण जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, इसके सवाल सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही इस पर रोशनी डाल सकते हैं, और इसका जवाब जो निकलेगा सिर्फ जेपीसी में जो बातचीत होती उसी से निकल सकता है।
तो साथियों, ये आज रहा हमारे लिए तो एक मील पत्थर है। हमने जब शुरुआत की थी, हम उम्मीद नहीं रखते थे कि हम 100 पहुंच पाएंगे, पर हमें इतना मटेरियल मिला और इतने कई कई क्षेत्रों में हमें जानकारी देते रहे कि हमें अभी मुश्किल पड़ा जिसको हमें शामिल करना है और जिसको हमें थोड़ा अभी के लिए पीछे रखना है। तो ये रहे हैं 100 सवाल प्रधानमंत्री से अडानी घोटाले के बारे में, जो सिर्फ जेपीसी ही इस पर विचार कर सकती है। हमारी मांग है कि जेपीसी का गठन हो। ये मांग बरकरार रहेगा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। शुक्रिया। सरकार ने सरकार ने बीच में कहीं कहीं नोटिस लिया है। मैं आपको मिसाल देता हूं। हमने सवाल उठाया था श्रीलंकन के विदेश मंत्री के बयान पर। जब हमने सवाल उठाया था, कुछ ही घंटों बाद और या अगले दिन उन मंत्री श्रीलंका के विदेश मंत्री का इंटरव्यू दूरदर्शन में आया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है कि हमने अडानी को चुना। हालांकि उनका पहला इंटरव्यू अलग था। तो ये एक मिसाल है कि जो हम सवाल उठाए थे उसका कुछ असर उन्होंने सुना। हालांकि उन्होंने बोला नहीं, कहीं उन्होंने कुछ कहा नहीं, लिखित रूप में या वक्तव्य के और से उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर कहीं ना कहीं लोग सरकार में इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जहां कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर से ये श्रीलंका के बारे में नहीं। अभी देखिए, ये 100 सवाल तो हमने उठाए हैं, इसको हमें आगे ले चलना है, राजनीतिक तौर से हमें ले चलना है, हमारे संगठन की ओर से हम इसको आगे ले चलेंगे। ऐसे तो प्रदर्शन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं अलग अलग राज्यों में, पर देखते जाइएगा, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सरकार की नीयत और सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ है। और इसको हम यहां तक ही नहीं रखेंगे, इसको हम जरूर राजनीतिक तौर से संगठन के माध्यम से इसको आगे ले चलेंगे, जनता के बीच में हम जरूर इसको ले जाएंगे। मुझे हंसी आती है इसको देखकर, मुझे हंसी आई। जिन्होंने ये सुझाव दिया है उनका एक ही मकसद है कि ये सरकार को क्लीन चिट मिले। ये जो सवाल उठते हैं इस घोटाले में, अभी अभी अमिताभ ने आपको कहा है, सेबी, क्या राज्य सरकार सेबी के बारे में कुछ कर सकती है? ईडी, क्या राज्य सरकार कुछ कर सकती है ईडी के बारे में? डीआरआई, क्या राज्य सरकार की कोई भूमिका है? सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसमें क्या राज्य सरकार की भूमिका है? सीबीआई, क्या राज्य सरकार की कोई भूमिका है? क्या जांच करेगी? ये सवाल तो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर है। क्या राज्य सरकार क्या जांच करेगी कि हवाई अड्डों का निजीकरण कैसे हुआ है, बंदरगाहों पर निजीकरण कैसे हुआ? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये सब केंद्र सरकार की नीति है। तो मुझे हंसी आई कल जो किसी ने मुझे कहा कि ये सुझाव आया है, ये नॉन सीरियस सुझाव है। It's a wrong question to ask. The House is not being allowed to function because the treasury benches, because the government is disrupting both houses of parliament. There is visual evidence for this. It's the government that, I can tell you what has happened in the Rajya Sabha yesterday. The chairman gave permission to the leader of the opposition to speak. The leader of the opposition got up twice. He was not allowed to speak. Under these circumstances, what cooperation can we give? In the Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi has been attacked. He has sought permission under Rule 357. He has met the speaker. He is not being allowed to speak. I mean, if you want a way out of this impasse, there is only one way out, that Mr. Rahul Gandhi is permitted under Rule 357 to make a statement. Mr. Ravi Shankar Prasad was allowed to make a statement in 2015 when charges were hurled at him,
by the then chief whip of the Congress party, Jyotiraditya Scindia, who is now, of course, a union minister. And Mr. Ravi Shankar Prasad was allowed to make, and Mr. Gandhi has quoted that precedent in his letter. So if the government is serious, allow him to make a statement, allow him to refute the baseless charges that have been hurled at him by senior ministers on the floor of the House, and then we will then the House will function. But the JPC linking the JPC demand, which goes back to the 5th. When did we start our question, Samita? 5th of February. We started our question started on the 5th of February. The demand for the JPC was a few days earlier, but systematically we have raised this demand every day from the 5th of February onwards, right? 5th of February onwards. So, and suddenly, in order to divert attention from the JPC demand, the BJP has raised this completely, I would say completely bogus, and it's a hoax what they're doing. You know, Mr. Gandhi never said all the things that he's been accused of. So give him a chance to speak on the floor of the House. I'm not suggesting anything. I'm saying the first order of business in Parliament is to give Mr. Rahul Gandhi under Rule 357 of the Lok Sabha an opportunity to defend him, I won't say defend himself, to respond to these scurrilous and baseless comments. And how is the leader of the House in the Rajya Sabha allowed to raise this issue of a member of the Lok Sabha? It's never happened. It's never happened. A leader of the House disrupts the Rajya Sabha, gets his members of Parliament to disrupt for a statement made by a member of the Lok Sabha. This has never happened. That's why this whole thing is part of an orchestrated plan to derail and disrupt Parliament, because the government does not want the JPC issue, the JPC into the Adani issue. 1 minute. I'll come back to you. यार आज हम 100 सवाल के बारे में पूछ रहे हैं, अभी आप प्रहलाद जोशी के बारे में पूछ रहे हो। प्रहलाद जोशी को माफी मांगनी चाहिए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब 8 दिन का हमने ब्रेक लिया था कि राहुल गांधी जी कहीं चले जाएंगे, राहुल गांधी जी दिल्ली में थे और मैंने कहा था माफी मांगे। तो पहले प्रहलाद जोशी माफी मांगने दीजिए, उसके बाद में जो प्रहलाद जोशी ने कहा उसके बारे में मैं कहूंगा। ये अगर मगर नहीं है, ये अगर मगर हमें कोई जानकारी नहीं है। ये अनौपचारिक तौर से मैंने सुना है, औपचारिक तौर से किसी ने नहीं कहा है, और ये बिल्कुल हमें नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। एक वास्तविकता है हकीकत है जेपीसी का मुद्दा, और दूसरा एक छल है जो माफी मांगो का नारा लगाए जा रहे हैं। No, I mean, festivals are festivals, okay? Today was not meant to be a holiday when we got the original schedule for the festival. And suddenly, it was decided that today there will not be any. I mean, many members of Parliament from Karnataka, from Maharashtra, from different parts of the country would have wanted today, and I think we should respect the sanctity of the festival. So, I don't read any politics into it. Festivals are festivals. They're a very important part of our lives. And there's not only one state, there were many states that were involved. So some people whose newspapers will not appear tomorrow are present here today because it's a festival day in their states today. So, let's keep politics and festivals out. Huh?
यार ये सवाल अंग्रेजी में किया गया था, इसीलिए मैंने अंग्रेजी में किया। सर एसटी हसन ने कहा है कि जो एक दिन स्थगित किया गया है सदन के एक समुदाय को किसने कहा, किसने कहा? एसटी हसन ने आपके साथ देखिए, पहले जब पार्लियामेंट का शेड्यूल निकला था उसमें आज छुट्टी नहीं दिखाया गया था। कल जब हम मिले तो अचानक चेयरमैन साहब, मैं राज्यसभा की बात कर सकता हूँ, चेयरमैन साहब ने कहा, और वास्तविक है, कई लोग महाराष्ट्र के सांसद हैं, कर्नाटक के सांसद हैं, कई राज्यों से का सांसद हैं जिन्होंने, और आंध्रा तेलंगाना के सांसद हैं, तो मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती है। कई सांसदों से मांग आई होगी कि आज, और ये सरकार के लिए भी थोड़ा सुविधाजनक था कि आज नहीं चले, तो जेपीसी की मांग नहीं सुननी पड़ेगी। पर ये मैं कह सकता हूं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब तक चेयरमैन साहब ने कहा कि कल छुट्टी होगा, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। और पहले जो कार्यक्रम प्रकाशित होता है सेशन के पहले, ऐसा नहीं है, उसमें दिखाया गया था कि 22 मार्च, पर मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। हमारे देश में त्योहार का विशेष महत्व रखता है सभी लोगों को, और सभी को मैं आज शुभकामनाएं देता हूं। मैडम, ये त्योहारों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आप अडानी, जेपीसी और सवाल पर पूछिए प्लीज, ये डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, वो मैडम, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। So let him make the statement, no? Let him make the statement. Non-negotiable. Withdrawal of JPC on Adani issue is non-negotiable. We are not even discussing that. I'm the only give him a chance to speak and then we can talk. But let me assure you, I mean, don't put words into my mouth. So I'm telling you clearly, in Hindi and in English, both. जो हमारी मांग है, अडानी घोटाले में जेपीसी का गठन हो, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मांग, जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से दोहराऊंगा, 100 सवाल पहले था, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। Do I foresee? पार्लियामेंट चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। एक मिनट। प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार बातचीत करती है, और हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई है सरकार से, कोई बातचीत नहीं हुई।